अस्सलाम वालेकुम तमाम 9th क्लास के बच्चे। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आज से हम 20 वीडियोस बनाएंगे एमसीक्यूज के ऊपर। और इन 20 एमसीक्यूज वीडियोस का मकसद होगा कि हर वीडियोस के अंदर यानी कि 20 वीडियोस के अंदर आपके जितने भी पॉइंट इस साल पेपर में आएंगे एमसीक्यूज से रिलेटेड, वो तमाम पॉइंट्स के लिहाज से हम 20 वीडियोस का पैकेज आपको एक दे रहे हैं। और इस सिलसिले में चैप्टर 1 के ऊपर हम अपनी पहली वीडियोस को तैयार कर रहे हैं और ये हमारा पहला लेक्चर होगा जो कि फर्स्ट चैप्टर के ऊपर दिया है। और याद रखें कि आपका जो नई बुक के अंदर नया चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज से रिलेटेड पॉइंट्स बन सकते हैं। और अभी चूंकि आपका ये पहला साल होगा, पेपर आएगा तो मालूम चलेगा, लेकिन मेरे अंदाजे से अगर आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं जो कि अभी मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है 17 आए या 18 आए, क्योंकि 75 मार्क्स का पेपर है तो यकीनी तौर पे 20 से कुछ आपके एमसीक्यूज कम आने के चांसेस है। लेकिन हम फिर भी 20 एमसीक्यूज आपकी खिदमत में पेश करेंगे, क्योंकि 2-4 ज्यादा बन जाए इसका कोई हर्ज नहीं है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर किया जा सके। तो इस सिलसिले में हम फर्स्ट चैप्टर के ऊपर आपकी पहली वीडियोस बना रहे हैं, जो कि हमारी फर्स्ट वीडियोस के अंदर ये चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि अच्छे खासे पॉइंट्स हैं। तो फौरी तौर पे हम स्टार्ट करते हैं और तमाम 9th क्लास के बच्चों आप इस वीडियो से बहुत फायदा उठा सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास और इस पॉइंट्स में दिया हुआ है कि √5 नंबर एज डैश नंबर। बुनियादी तौर पे हमारे पास डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया है, और हमने इन तमाम एमसीक्यूज के अंदर कोई ऑप्शन नहीं लिखते ताकि हम आपको विदाउट ऑप्शन एक्सप्लेन करें, और जो भी ऑप्शन होगा उसके मुताबिक हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं और रैशनल्स होते हैं, इररेशनल होते हैं। अब √5 जैसे ही आपको रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर नजर आए या फिर कैलकुलेटर की बदौलत आप फाइंड आउट करें, अगर वो नंबर आपके पास पॉइंट के अंदर आपके कैलकुलेटर में 8 डिजिट है और 8 डिजिट आपके पॉइंट के बाद डिफरेंट आते हैं और वो पूरा डिवाइड या रूट से, क्योंकि इसके अलावा डिवाइड की कंडीशन में भी आपको दिया जा सकता है। अगर रूट के अंदर है वो रूट से बाहर निकल के पॉइंट के अंदर पॉइंट के बाद हर डिफरेंट नंबर आपके पास आ रहा है, तो इस सूरत में आपका जो ऑप्शन है वो आपका इररेशनल नंबर्स कहलाएंगे। और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही ऑप्शन होंगे उन्हीं के लिहाज से सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद मालूम करेंगे कि पॉइंट के बाद आपके जो है हर नंबर अगर डिफरेंट आ रहा है तो आपके पास इररेशनल आंसर होगा। तो लिहाजा पहले वाले ऑप्शन का आंसर और दूसरे में भी हम साथ ही डिस्कस करें, क्योंकि पाई होता है 22/7 और इसके बारे में वैसे ही आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में, इससे पहले भी पुरानी बुक में ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा आती थी कि पाई को चेक करे बगैर आप याद रखें कि पाई जो है वो इररेशनल नंबर होता है। और यहाँ पे √5 है, रूट से बाहर निकलने के बाद पॉइंट के अंदर डिफरेंट नंबर आना और पूरा डिवाइड ना होना, इसका मतलब है कि ये इररेशनल आपका नंबर कहलाएगा। तो हम इन दोनों के ऑप्शन क्या लिखेंगे? इररेशनल। पे क्योंकि इररेशनल के अंदर भी बहुत सी टाइप होती हैं। आप जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 3 में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसमें भी यही बात है आपके पास कि अब हमने यहाँ पे आपको इसलिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि ऑप्शन के बगैर इसके ऊपर बात करना इतना बेहतर नहीं हो सकता, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं। और ऑप्शन इस तरह से लिखें ताकि आपको आसानी से ये बात समझ में आ सके। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बुनियादी तौर पे वही नंबर्स कहलाते हैं जो इररेशनल के अंदर, जो कि रूट से बाहर निकल के वो पूरे के पूरे पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आते हैं, तो वो इररेशनल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब हमने
रूट 4 लिया है। आपको मालूम है कि रूट के अंदर से 4 जो है 2 का स्क्वायर 1 के बाहर निकल आएगा, इसी तरह 1 भी बाहर निकल आएगा। तो ये पूरे सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन एक नंबर हमने लिखा रूट 3, जो कि अगर आप रूट से बाहर निकालें तो 1.7321 आता है, जो कि आपके पास इर्रेशनल भी है। लेकिन चूंकि इर्रेशनल की बुक के अंदर बहुत सी टाइप्स लिखी हुई है, तो याद रखें जो बच्चे बुक को स्टडी करते हैं तो उनके 100 नंबर आ जाते हैं। हम जितना भी आपको एक्सप्लेन करें, कोई 1-2 पॉइंट ऐसे बन जाते हैं एग्जाम के अंदर जो कि आपके पेपर में बुक के अंदर से कहीं से भी उठा के दे दिए जाते हैं। जैसे उर्दू के अंदर बुक की रीडिंग की जाती है, इसी तरह पूरा साल आप बहुत सारे पॉइंट्स बनाएं। हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सारे पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारी 40-50 वीडियो भी बन सकती हैं। लेकिन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जो एग्जाम में आते रहे हैं और आने के चांसेस हैं। तो अब इस तरीके से आपको जैसे पता लग गया कि थर्ड का जो आंसर है वो √3 कहलाएगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं नंबर 4 की, नंबर 5 की और नंबर 8 की, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। और अगर हम वैसे बात करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके अलावा भी हैं जो बुक में दी हुई हैं। लेकिन अगर हम इन प्रॉपर्टीज को देखें तो एग्जाम में किस तरह से वो आ सकती हैं और हमें किस लिहाज से इसका आंसर देना होगा, तो इसका सिस्टम यह है कि हमारे पास यहाँ लिखा है कि फॉर एनी 2 रियल नंबर्स A एंड B, बुनियादी तौर पर रियल नंबर वो होते हैं जो कि रैशनल एंड इर्रेशनल इज कॉल्ड द रियल नंबर। यानी कि रैशनल और इर्रेशनल को दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो रियल, यानी आसान अल्फाज में कि ऐड हो पॉइंट के अंदर या ऐड हो विदाउट पॉइंट में, या कोई भी नंबर हो, लेकिन ये है कि वो रैशनल और इर्रेशनल हो, उसके अंदर रूट के अंदर हो या ऐड हो रहा हो, जिस सूरत में भी हो वो रियल नंबर कहलाता है। और रियल नंबर के साथ हमारे पास असल में ये जो A + B = B + A लिखा है, ये एक प्रॉपर्टीज का अंदाज है। जैसे अंग्रेजों के यहाँ जो बच्चों की पैदाइश होती है तो वो इंग्लिश ग्रामर स्कूलों से जाके नहीं पढ़ते या इंग्लिश लैंग्वेज स्कूलों से नहीं पढ़ते, वो बुनियादी तौर पर अपने पेरेंट्स से अपनी जबान को सीखते हैं। पाकिस्तान में है तो उर्दू सीखेंगे, इंडिया में है तो हिंदी सीखेंगे, और बाहर का अगर इंग्लिश कंट्री है तो इंग्लिश सीखेंगे, लेकिन वो माँ बाप से सीखते हैं। लेकिन इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इनकी एक ग्रामर और इनकी एक बुक्स के रूल्स होते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमें बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैथ्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेस के नाम रखे होते हैं जिससे हम प्रॉपर्टीज, उनकी खुसूसियात, उनकी पहचान के साथ हमें याद रखना पड़ता है। अब जैसे इसमें बुनियादी तौर पे ये याद रखना है कि A पहले है, प्लस हो रहा है, B बाद में है, फिर = के बाद B पहले और प्लस A बाद में लिख दिया गया। अब अगर इसकी जगह 2 + 3 होता या इधर 3 + 2 होता तो दोनों साइड ऐड होके तो 5 होता है। तो ये तो बहुत आसान सी बात है कि यानी कि अगर इसकी जगह 2 रियल नंबर कोई भी होते हैं तो 2 + 3 भी जो है वो 5 होता, 3 + 2 भी 5 होता। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है। लेकिन इस अंदाज का नाम जो है वो हमें याद रखना है कि इस अंदाज को डैश प्रॉपर्टीज कहते हैं, तो इस अंदाज को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा उसमें ये होगा कि इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। ऑलरेडी प्रॉपर्टीज तो लिखा हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ कम्यूटेटिव का लफ्ज इस्तेमाल करना होगा। तो इसके बाद जो नंबर 5 के अंदर जो प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टीज का नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ। जो कहते हैं वो उसमें 2 नंबर हैं, A और B, इसमें 3 नंबर होते हैं, A, B एंड C। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 नंबर होते हैं, किसमें 3 नंबर होंगे। ये अगर देखा जाए तो मैथ्स के अंदर सबसे मेहनत तलब जो है वो टॉपिक है, जिसके अंदर आपको काफी सारी प्रॉपर्टीज, ये तो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताई, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। अब जैसे कि ये है, इस प्रॉपर्टीज का नाम जैसे मैंने याद रखा है
कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, ऐसे आपने भी याद रखना है। इसमें क्या है कि 2 नहीं 3 नंबर हैं, ए बी एंड सी। वेरिएबल्स आपके बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को पहचानने का तरीका यह है कि ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी और दोनों जगह लिखे हुए हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे ए जो है वो ब्रैकेट से बाहर है और बी और प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ पे सी जो है ब्रैकेट के बाहर कर दिया, जबकि ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है। तो ये अंदाज इसका एसोसिएटिव कहलाता है। और एसोसिएटिव से दुनिया के अंदर भी मिसाल है कि बहुत से लोग जब घरों को बेचते हैं वो एसोसिएटिव कहलाते हैं। तो उनका ये काम होता है कि एक लम्हे वो उनसे बातचीत करते हैं जिसने मकान बेचना हो, और एक दूसरे लम्हे में वो उस बंदे से बात कर रहे होते हैं जिसने मकान खरीदना हो। तो आप कह सकते हैं कि बी इसमें एसोसिएटिव का किरदार अदा कर रहा है। अगर आप इस ब्रैकेट को इस तरह से कह लें कि सी ने मकान बेचना है और बी उसके साथ बातचीत कर रहा है, जबकि ए को अलग रखा गया है। इसी तरह यहाँ पे सी को अलग कर दिया गया है, जबकि बी जो है वो एक कमरे के अंदर, रूट को हम एक कमरे से मिसाल दे रहे हैं, वो बातचीत कर रहा है कि आप किस रेट पे लोगे, और एक से पूछ रहा है किस रेट पे आप दोगे। तो इसमें हमें दुनिया की भी एक मिसाल नजर आती है, और यहाँ पे इसका आंसर देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो आंसर होगा इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। आपको यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ मौजूद है। अब नंबर 6 7 से पहले नंबर 8 पे बात करते हैं, क्योंकि हमने 5 और 6 के बाद आपके 4 और 5 के बाद हमने 8 नंबर पे भी इसी तरह की प्रॉपर्टीज दी है, लेकिन चूंकि बीच में दूसरी भी दे दी थी। और नंबर 8 वाली बहुत से थ्योरम के अंदर ये भी प्रॉपर्टीज यूज होती है, और इसी वजह से इसकी शोहरत काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये 40 ईयर की हिस्ट्री में 2 टाइम ऐसा हुआ है कि बोर्ड के पेपर में ये आपको दी गई है। और इसमें आपको ये है कि एक बात ये भी बतानी है, जैसे देखें यहाँ लिखा है फॉर एनी 2 रियल नंबर, फॉर एनी 3 रियल नंबर। एक सेकंड अंदाज होता है, और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि पता नहीं ये क्या लिख के दे दिया हुआ है। वो ये अंदाज है कि अगर फॉर एनी 3 रियल नंबर बोला गया है तो उसकी जगह इस तरह से लिख दिया जाता है कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन। तो लिहाजा याद रखें कि यहाँ पे इसकी जगह ये लैंग्वेज भी दे सकते हैं, इसकी जगह भी दे सकते हैं, या इसकी जगह ये 2 लैंग्वेज भी हो सकती हैं। बुक में उन्होंने दोनों इंट्रोड्यूस करवाई हुई। अब इस प्रॉपर्टीज का नाम जैसे ही मैं देख रहा हूँ और मैं इसको पहचान रहा हूँ, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज है। तो चूंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और मैंने ये याद की हुई है, और मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, बहुत सारी मुझे भी नहीं याद, क्योंकि मैंने तो एग्जाम नहीं देना, आप लोगों ने देना है। तो जितनी आप ज्यादा करेंगे उतना आपका ज्यादा फायदा होगा। तो नंबर 8 का जो आंसर है वो है आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन वो किस तरह है कि देखिए यहाँ पे कहता है ए और बी अगर इक्वल हो तो ए और बी इक्वल है, और बी और सी भी इक्वल है। तो आगे कह रहा है कि ए और सी इक्वल होंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अगर ये दोनों इक्वल प्राइस में 2 चीजें हैं, ये 2 चीजें इक्वल प्राइस में है, तो ये दोनों चीजें भी इक्वल प्राइस में है, ठीक है ना। इस तरह से देख लें, ये फिंगर की हाइट पे ना जाए, मतलब ये 2 हैं आपके पास, ये दोनों की प्राइस सेम है। फिर अगर हम इन 2 को देखते हैं, ये फिंगर जरा खड़ी करनी बड़ी मुश्किल होती है, तो इन दोनों की भी प्राइस सेम है, तो फिर इन दोनों की प्राइस भी सेम होगी। तो ये अंडरस्टूड बात है कि तीनों चीजें इक्वल है, और इस प्रॉपर्टीज का नाम जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज है, और इसे थ्योरम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, और इसकी बड़ी शोहरत है, और इसके आने के भी चांसेस हैं। तो इसका नंबर 8 का जो आंसर है वो इस तरह से है कि इसका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज वहां पे ऑलरेडी लिखा है। तो जो हमने डिस्कस कर ली है वो ये वाली 8 भी कर ली है, और यहाँ से आपकी 1 to 5 तक आपसे डिस्कस कर चुके हैं।
तो अब बात कर लेते हैं जो बाकी की एमसीक्यूज रह गई हैं। नंबर 6, तो 6 का आंसर क्या है और इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या कॉन्सेप्ट है। तो 6 और 7 के बारे में याद रखेंगे, ये दोनों एमसीक्यूज हम जिस टाइम पे पढ़ा करते थे तो इस तरह होता था कि एक साल 6 वाला पॉइंट आ रहा है तो एक साल 7 वाला पॉइंट आ रहा है। तो अब वो जैसे कपड़ों का, लिबास का फैशन होता है, तो हमने कई दफ़ा देखा है कि हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि ये हमारी जवानी का फैशन है जो दोबारा आ गया है। तो अब इसमें भी ऐसा है कि अगर बात की जाए 1988 तक की, तो उससे पहले ये सिलसिला चल रहा था, एक साल ये, एक साल ये, फिर ये, फिर ये। तो अब ये डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन दीगर बोर्ड्स के अंदर ये पॉइंट अभी भी, ये रस्म और रवाज चल रहा है कि एग्जाम में आ रहा है। लेकिन हमारे साइंस बोर्ड से पता नहीं 1988 के बाद इनको ये नजरिया पॉइंट नहीं आ रहा। तो याद रखें कि किसी दौर में ये इतना बेहतरीन और इतना ज्यादा आने वाला पॉइंट्स था कि हर बच्चा करके जाता था। लेकिन अभी भी जो पुराने टीचर है वो इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। जो मौजूदा टीचर है वो तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे इस टाइम पे। तो अब देखते हैं कि इसमें करना क्या। इंतहाई आसान। इस नंबर 6 है, डैश इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब वो कौन सा एलिमेंट है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, तो वो है नंबर 1। याद रखें, आसान अल्फाज में अगर इसको हम डिस्कस करें तो आसान अंदाज में हम क्या कहेंगे इसको, कि वो कौन सा नंबर है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं आता, तो वो 1 नंबर है। तो इसको आसान लैंग्वेज में हमने आपको डिफाइन कर दिया कि डैश इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो कौन सा नंबर है जो किसी से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं आता, वो है 1। अब देखिए 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 6 1 जा 6, तो ना 6 को कोई फर्क नहीं। अब अगर हम मिसाल ले लें कि 1 से अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आता, 6 आता है। 1 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। 1 को अगर किसी अंग्रेज से मल्टीप्लाई किया जाए तो x 1 जा x आता है। तो यहाँ पे ये जो बोला गया है कि डैश इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आसान अल्फाज में इसका मतलब है कौन सा नंबर है जो किसी को अफेक्ट नहीं करता मल्टीप्लाई होते हुए, तो वो है 1। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है हमारे पास क्या होगा, 1। और 7 बिल्कुल 6 की तरह की बात है कि डैश इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि कौन सा नंबर है ऐड करते हुए किसी को अफेक्ट नहीं करता, तो वो है 0। तो 0 इसका आंसर है नंबर 7 का। और यानी कि अगर हम 0 देखें तो किसी नंबर में भी अगर हम 7 में अगर 0 को ऐड करें तो 7 पे कोई इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर 7 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो ना 7 आता है ना 2 आता है, बल्कि 9 आता है। तो आसान अल्फाज में एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कौन सा नंबर है जो किसी में ऐड करने पे फर्क नहीं डालता, तो वो है 0। और मल्टीप्लाई करते हुए नंबर 6 में कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करते हुए किसी पे इफेक्ट नहीं करता, तो वो है नंबर 1। तो इसके बाद हम बात करेंगे 9 और 10। और 9 में आपको बिल्कुल इसी तरह से एक बात दी है जो कि आपको यहाँ पे हम नंबर 9 को एक्सप्लेन कर दे। तो अब हम नंबर 9 पे बात करते हैं। तो नंबर 9 में कोई ऐसा इशू नहीं है। 5 इज लेस देन 7, देन 5 इंटू 12। अब देखें ये दोनों एक जैसे लेस देन लिखें। अब हमारे पास अनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लाई में कि अगर यहाँ 5 के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 के साथ भी अगर लेस देन का निशान इधर भी है इधर भी है तो 7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 12। आप यहाँ पे लिख लें या फिर इधर लिख लें। नंबर कौन सी बात हो रही है, नंबर 9। 8 को हमने डिस्कस कर लिया है तो 7 इंटू 12 इस तरह से हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, कोई इतना इसमें एक्सप्लेन करने की ज्यादा बात नहीं है। अलबत्ता नंबर 10 जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
इसमें क्या है, एडिटिव इनवर्स बताओ और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। किसका बताओ? -7 का। याद रखें कि जब एडिटिव इनवर्स कहा जाता है तो हमें जो भी नंबर दिया जाए हम उसकी साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे कि -7 दिया है तो हमारे पास -7 दिया तो इसका +7 आंसर हो जाएगा। प्लस बेशक ना लिखे, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन समझाने के लिहाज से कि एडिटिव इनवर्स में अगर -7 है तो +7 हो जाएगा। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो उसी तरह न्यूमिनेटर बना दो, जो न्यूमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर बना दो। यानी कि 1 आपके पास ऊपर आ जाएगा, चूंकि इसके अपॉन में 1 होता है जो लिखा नहीं जाता, और 7 नीचे आ जाएगा। अब साइन आप ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें या फिर जो ऑप्शन में दिया है वही बात है, क्योंकि साइन हमारे पास माइनस हो या प्लस हो वो ऊपर ही न्यूमिनेटर के साथ रहता है। लिहाजा कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास -7/3 दिया जाए तो 3 ऊपर आ जाएगा, उसे बेशक माइनस में लिख लें। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर -7/3 लिखा है तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाएं तो आप -3/7 लिख लें, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स है तो आपने सिर्फ ऊपर की साइन चेंज करनी है, अक्सर बच्चे नीचे की भी कर देते हैं। तो ये बात है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हिसाब से। और एडिटिव इनवर्स के हिसाब से बात की जाए तो साइन, बार बार मैं बता रहा हूँ, 2006 के अंदर एक ऐसा आया था क्वेश्चन जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आया था कि साइन बच्चों ने नीचे की भी बदल दी थी, ऊपर की भी बदल दी थी। मैं बात कर रहा हूँ इसके लिहाज से कि अगर -7/3 लिखा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो साइन जो भी है ऐसे ही रहेगी और नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स में अलबत्ता ये है कि साइन जब माइनस है तो वो पूरी टर्म का है, तो आपने माइनस को क्या लिखना है? सिर्फ +7/3। तो इसी तरीके से बात आपके 2 टर्म भी दी जाती हैं, उसको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर अभी आपका चलेगा क्योंकि काफी इसमें पॉइंट है MCQ से रिलेटेड। तो सर शायद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।